नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के महामंथन की, जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में जयपुर मुख्यालय में जारी है। फिर बात करेंगे सांसद रंजीता कोली पर हमले के बाद टोंक में लोगों के आक्रोश की, और आखिर में बात होगी प्रदेश में इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल के विरोध की। इन तमाम खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले चलिए लिए चलते हैं आपको। बाबूलाल मेरे सहयोगी सतीश पुनिया से बातचीत कर रहे हैं। ये तो तात्कालिक चीजें होती हैं जो पार्टी के मिशन को कभी भी रोक नहीं सकती हैं। बड़ा विचार है, बड़ी पार्टी है, और इसलिए कुछ तात्कालिक हार जीत से पार्टी का भविष्य तय नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लोगों में एक अनुराग है, उनमें एक उत्साह है, क्योंकि उनको लगता है कि देश में राजनीतिक तौर पर भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही है। हमने उनको जोड़ा है, सामाजिक तौर पर भी सब वर्गों के लोग हैं। उनके जुड़ने से न केवल उनके क्षेत्रों में बल्कि पूरे राजस्थान भर में उनकी सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। और लोग आपके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, क्या उनको ये करारा जवाब है सतीश पूनिया का? देखिए, मैं किसी सवाल और जवाब की बात नहीं करता। ये इस बात का प्रमाण जरूर है कि पार्टी के प्रति लोगों में आकर्षण है, पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। ये ट्रेलर है और भविष्य में आपको पूरी फिल्म भी देखने को मिलेगी। 2023 की जो बात की जा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाकर के आए, सचिन पायलट जाकर के आए, वो कह रहे हैं एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की परिपाटी बदलेंगे। नहीं, वो उन्होंने खुद को बदला नहीं, इसलिए परिपाटी वो तोड़ नहीं पाएंगे। राजस्थान केवल परसेप्शन पर नहीं है, राजस्थान में उनकी कमजोरियां भी हैं और राजस्थान में हमारी खूबियां भी रहेंगी। इसलिए 2023 का चुनाव तो जनता ने तय कर दिया है, इसलिए वो कुछ भी कहें, कैसी भी बात करें, लेकिन कांग्रेस का राजस्थान में कोई भविष्य नहीं, और जुड़ने का कारण भी सीधे सीधे यही लोग। क्या उपचुनाव की हार जो है उसका 2023 में कोई असर नहीं पड़ेगा? नंबर पर बीजेपी रही है, ऐसा पहले कभी नहीं रहा। देखिए, हम नहीं, ऐसा नहीं है। 19 क्षेत्र तो ऐसे जहां हम कभी जीते ही नहीं है, इसलिए ये चुनाव हमारे लिए एक सीख और सबक है, और एक तरीके से हमारे लिए अलर्ट है। हमने इससे बहुत सीखा है, और निश्चित रूप से हम लोग इससे आगे बढ़ के 23 में और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। और मैं आज कह रहा हूं कि ये जो उपचुनाव है, यही उपचुनाव की इन्हीं सीटों पर 23 में हम बहुत मजबूती से जीतेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी गलतियों से हारे हैं। तो आपको गलतियां नजर आ गई, यानी सतीश पूनिया के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है? प्रदेश प्रभारी ने जो कहा है उसको लेकर के तो ये है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी तरीके के सवाल और जवाब की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये एक्सेप्शन नहीं है, ये आश्चर्य नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है। पार्टी जीतती भी और हारती भी है, इसलिए केवल एक हार और जीत से किसी का भविष्य तय नहीं होता और पार्टी का भविष्य तय नहीं होता है। पार्टी बहुत बड़ी है और बहुत लंबा आगे जाना है, इसलिए प्रभारी जी ने भी कहा, मैं भी कहता हूं कि निश्चित रूप से कोई न कोई कमी खामियां रही हैं, कहीं प्रबंधन की रही हैं, कहीं चयन की रही हैं। उन सब बातों की समीक्षा हम लोग अपने स्तर पे करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। ये जो नंगाड़ों की आवाज आ रही 2023 में, क्या यहाँ पर पटाखे फूटेंगे, जीत के आपका जश्न मनता दिखेगा? 2023 में केवल पटाखे से काम नहीं चलेगा, बम फूटेंगे। बम फूटेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा, क्योंकि उपचुनाव के हार की समीक्षा भी होगी, अब प्रदेश प्रभारी क्या है, हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि कहीं चूक हुई थी टिकट वितरण में। क्या संगठन ने पिछले दिनों जो प्रभारी बदले थे, अब कुछ और प्रभारी या कुछ और पदाधिकारियों को भी बदलने की कवायद है? क्योंकि आपने कहा था सक्रिय लोगों को वोट लेंगे, तो कुछ क्या हार की गाज नेताओं के ऊपर गिरेगी जिन्होंने भीतरघात की थी? क्या रिपोर्ट भी इस मंथन में आप कोई चर्चा होगी? देखिए, गाज गिरना और गाज उठना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि संगठन में सक्रियता बनी रहे, जीवंतता बनी रहे। उसमें जो लोग जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं उन लोगों को अवसर भी मिले, और हमारे संगठन को और ज्यादा दुरुस्त कैसे करें इसकी चर्चा तो निश्चित रूप से होती है। लोग आज शामिल हुए हैं, क्या उनमें भविष्य में संभावनाएं दिख रही हैं आपको 2023 में प्रत्याशी बनाने? अभी कोई शर्त नहीं है, किसी तरीके की शर्त नहीं थी। 2023 में पार्टी में जीतने वाला जो योग्य उम्मीदवार होगा उसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे तमाम लोग बिना शर्त आए पार्टी में? पार्टी से जुड़ने की कोई शर्त नहीं होती, न पार्टी ने कोई शर्त रखी है, न आने वालों ने कोई शर्त रखी है। इन्होंने पहले संपर्क किया या आपकी तरफ से, संगठन की तरफ से पहले संपर्क किया? ये इन लोगों ने संपर्क किया, इनकी इच्छा थी पार्टी से जुड़ने की, हमने उसको स्वीकार किया। आज तो बहुत खुश होंगे पूनिया जी। और खुशी की बात तो परिवार बढ़ता तो खुश होंगे ही। देवी सिंह जी को जोड़ा है, तो क्या महेंद्र यादव के हित नहीं जुड़ेंगे, टकराएंगे? देखिए, आज कोई टिकट का फैसला नहीं हो रहा है, आज तो सीधे सीधे तौर पर का पार्टी के साथ जुड़िए, काम करिए। 2023 में जीतने में सक्षम कौन होगा उसके बारे में विचार करेंगे। रत्ना जी को लेने में राव साहब की सहमति है? देखिए, वो पार्टी में सामाजिक काम करती रही हैं और पार्टी से उसी तौर पर जुड़ी हैं, इसलिए किसी की सहमति और असहमति का
यहाँ कोई कारण नहीं है। तो ये थे सतीश पूनिया जो अभी बात कर रहे हैं मीडिया वाले। देखिए, ये एस्टेब्लिश हो गया कि अभी तक तो चिट्ठी लिख के राजनीति कर रहे थे, अब उनमें ईमान है, उनमें गैरत है, तो उनको वैट कम करना चाहिए और राजस्थान के लोगों को राहत देनी चाहिए। तो क्या कोई बड़ा आंदोलन भी करेंगे या सिर्फ बयान ही देंगे पूनिया जी? नहीं, मेरे ख्याल से 33 जिलों में जिस तरीके से प्रभावी रूप से युवा मोर्चा को ये जिम्मेवारी दी थी और आज राजस्थान के 33 जिलों में अच्छे इफेक्टिव आंदोलन हुए हैं। अशोक गहलोत जी यू टर्न ले सकते हैं, वैट की कमी कर सकते हैं। तो आप लोग भी सड़कों पर उतरेंगे अगर 1-2 दिन में रोल बैक नहीं होता है तो? हम सड़क पर, जमीन पर, आसमान पर, सब जगह उतरेंगे। तो ये थे सतीश पूनिया जो बेहद खुश नजर आ रहे हैं नई ज्वाइनिंग होने से बीजेपी में, और इनका यही कहना है कि जिन लोगों ने आज बीजेपी का दामन थामा है वो बाबूलाल, शर्त आए, यानी बाबूलाल, वो बाबूलाल, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी वहां पर शोर बहुत है, तो आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। सतीश पूनिया काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं आगामी 2023 में चुनाव को लेकर, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई? जिन लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ा उन्हें पार्टी के साथ मिलाने की अचानक इस हार के बाद सवाल तो इस पर भी पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, जो भी पार्टियां होती हैं जब किसी को बाहर निकालती हैं तो यही कहा जाता है कि इन्होंने बगावत की और पार्टी के जो सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना की, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद में उनको भुला दिया जाता है, क्योंकि सबको यही लगता है कि इनके आने से पार्टी मजबूत होगी और जो आने वाला चुनाव होगा उसके मद्देनजर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बीजेपी में 6 साल के लिए पार्टी बाहर का रास्ता दिखाती है, 3 साल में इनको माफी मिल गई है तमाम नेताओं को। रत्ना कुमारी को लीजिए, इन्होंने विराटनगर से चुनाव लड़ा था, निर्दलीय थी उम्मीदवार। रत्ना कुमारी जी, क्या टिकट का भरोसा दिया है पार्टी ने या बिना शर्त आए? मैंने पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करी है और वो आला कमान पे पूरा निर्भर करेगा कि किसको टिकट मिलता है। मेरे को आज भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जहां से आप टिकट चाहते हैं वहां पर फूलचंद बिंडा चुनाव लड़ते हैं, दूसरे जो नेता कुलदीप धनखड़ वो भी वहां से टिकट चाहते हैं, वो भी बागी हो गए थे। 3 दावेदार सामने आ गए, टिकट किसको मिलेगा? आप लोग आपस में बात भी करते हैं क्या? बिल्कुल, हमारी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत होती है, पर ये सारा आला कमान पर ही निर्भर करेगा टिकट किसको मिलेगी। मैं तो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। सुमित, आपने सुना ये कह रही कि मैं बिना शर्त आई हूँ पार्टी में और बिना यानी कि पार्टी की सेवा मुझे करनी है और टिकट का कोई भरोसा नहीं दिया गया है, लेकिन जहां से ये टिकट की दावेदारी पेश करेंगी वहां पर फूलचंद बिंडा 2 बार के विधायक हैं। इसके अलावा कुलदीप धनखड़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री थे लंबे अरसे तक, वो महेंद्रपाल चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बरसों तक कांग्रेस में रहे, बीजेपी में कैसे आ गए आज आप? हमने जब कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की सेवा की और कांग्रेस को मजबूती के साथ प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए हर प्रयास किए, लेकिन प्रयास के अनुरूप हमारी जनता और हमारे कार्यकर्ताओं और सीनियर लीडर्स को जो सब साथ रहकर जो काम करना चाहिए था वो पार्टी ने हमारे साथ काम नहीं किया। बीजेपी से टिकट कहाँ से आते हैं आप? सवाल टिकट का नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी में संगठन और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आए। विचारधारा बीजेपी वाली होगी, करता है जो उस परफॉर्मेंस करता है तो वो उस हिसाब से आगे काम करता है। फिलहाल तो देखो सुमित, क्योंकि बड़े तजुर्बे वाले नेता हैं और सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पूरे नागौर जिले में इनकी तूती बोलती है, जैसा कि इनके नेता और कार्यकर्ता समर्थक दावा करते हैं। महेंद्रपाल चौधरी, आपके आने से क्या वास्तव में बीजेपी मजबूत हो जाएगी? हनुमान बेनीवाल की क्या काट है आप कुचेरा में, खींवसर में? मैं सवाल काट कर नहीं काट का करता, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आने से भारतीय जनता पार्टी, वैसे भी नागौर जिला एक राजनीति का बहुत बड़ा गढ़ रहा है और इस गढ़ में जब हमारे जैसे लोग और हमारे साथी इसमें साथ भारतीय जनता पार्टी के मिलकर काम करेंगे तो मैं आवश्यक रूप से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी नागौर जिले से बहुत अच्छी तरह से मजबूत होगी। लेकिन हुजूर बहुत देर कर दी, आते आते 60 साल के हो गए, पूरी जवानी आपने कांग्रेस को दे दी, बुढ़ापे में बीजेपी में आए। सवाल जवानी और बुढ़ापे का नहीं, काम करने का तजुर्बा होना चाहिए और जो काम पिछले कई सालों से नहीं करके वो 5 साल में करके बताएंगे आपको। अच्छा, क्या करेंगे पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, खासतौर से नागौर में?
भारतीय जनता पार्टी के लिए हम ठीक है, तो 7 सब नेताओं ने किसानों बीजेपी का दामन थामा है और ये काफी वरिष्ठ नेता जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी का बीजेपी के कमल को इन्होंने थाम लिया है और अब बीजेपी 2023 की तैयारी के लिए मैदान में उतर चुकी है। आज प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं को, तमाम पार्टी पदाधिकारियों को संगठनात्मक ढांचे को किस तरह मजबूत किया जाए इसके गुर सिखाए जाएंगे। बीजेपी की बैठक शुरू होने से पहले प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि बैठक में हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। के चयन में, कैंडिडेट के चयन में हमारी चूक रह गई और उसके साथ साथ कुछ अन्य भी कारण है, उसको जरूर हम समीक्षा करेंगे। हमारे वोट का डिवीजन हुआ है। कांग्रेस भी 1/3 या थोड़ा उससे ऊपर अधिक वोट पाई, उससे अधिक मत उनको नहीं मिला है। कारणों की समीक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कमी उसकी चिंता जरूर दूर करेंगे, लेकिन है एक जरूर इससे कांग्रेस को भी इस खुशहाली में नहीं रहना चाहिए कि सबको ठीक है। सबको मालूम है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही राजस्थान में बनने वाली है, ये सुनिश्चित है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जिस प्रकार से यहाँ पे है, अपराधीकरण जो है, जंगल राज यहाँ पे है, और तो और इस सरकार अपने आप में इतना मंदमस्त है कि देश के अन्य राज्य जब वैट डीजल पेट्रोल पे वैट घटा रही है तो ये घटा भी नहीं रही है। अपराधीकरण बहुत अधिक है, वादा कोई इन्होंने पूरा नहीं किया और सोचते हैं कि 1-2 बाई इलेक्शन जीतने से कोई मामला बन जाएगा, तो ऐसा बनने वाला नहीं है। पूरे के पूरे सभी मंत्री वहाँ डटे हुए थे, धन बल का भी उपयोग किया गया, तो उसके माध्यम से एन केन प्रकारेण विधानसभा जीते हैं और उसके कारण थोड़ा और सरकार और मदमस्त हो गई है। सांसद रंजीता कोली पर जानलेवा हमले और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आज टोंक में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय कोली समाज के पदाधिकारियों ने आज घंटाघर के पास स्थित महाबली हनुमान मंदिर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर हमले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। भारतीय कोली समाज का आरोप है कि समाज की एकमात्र महिला सांसद पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं वो निंदनीय है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार अंकुश लगाने में नाकाम रही है। सरकार का इस मामले में लगातार ढीला रवैया है और ये रवैया बदमाशों के हौसले बढ़ा रहा है। भरतपुर सांसद जो रंजीता कोली है उस पर जानलेवा हमला हुआ है और जो भू माफिया है, खनन माफिया है, उन लोगों ने उन पर, उनके बिल्डिंग पर, उनके घर पर कारतूस चिपकाकर उनको जान से मारने की धमकी दी है। ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी इस तरह से 6 महीने पहले भी इस तरह से उनके काफिले पर आक्रमण हुआ था, जिसकी अब तक कोई सुनवाई नहीं है। उसी विषय में हम सब लोगों ने अखिल भारतीय जिला शाखा टोंक की ओर से प्रदेश के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया है। हमारी ये कि महिला सांसद है वो भी सुरक्षित नहीं है। वो भू माफिया के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करती है तो क्या गलत कर रही है, वो उनसे डरने वाली नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 10 जनपद पर पायलट और सोनिया के बीच बातचीत हुई। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, राजस्थान में सरकार का रिपीट करना जरूरी है। बीच में बहुत सारी बातें आई थी, कोरोना भी था, लॉकडाउन हो गया था, कुछ विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो,
राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे, तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। ऐसा ये जो आप लोग मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है, हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है और कुछ बैलेंस है उसको भी हमें सेट करना है, तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसे मैंने कहा मुझे विश्वास है, सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। निर्णय भी पार्टी एआईसीसी करेगी और अजय माकन जी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मैंने अपनी बात जो रखनी थी आज अच्छी तरह सोनिया जी को रखी है। इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी प्रियंका जी से भी और वेणुगोपाल जी से भी। हमारा फोकस है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है। देश भर में केंद्र की सरकार ने जो हालात पैदा किए हैं उसको भुगतान करना पड़ेगा और सबसे पहला इसका नतीजा देखिएगा, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें जो बाई इलेक्शंस में चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, बीजेपी लगातार पिछड़ रही है क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार त्राई कर रहे हैं, किसान आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। केंद्र की सरकार और भाजपा ने ठान लिया है कि जनता हमारी जेब में है, वोट हमारे पास है, वो ध्रुवीकरण कर भाषण देकर लोगों को उत्तेजित कर वोट लेने की सोचते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पूरे देश में आज भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही वो विकल्प है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को चुनौती दे सकती है तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, जनता तक जाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत बाई इलेक्शंस में हुई है। आगे 5 राज्यों के चुनाव है, वहां पे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और लगातार आप देखिएगा कि भाजपा का ग्राफ गिरता जाएगा और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश अपनी मुंह बोली बहन और पूर्व जिला पार्षद वंदना यादव के यहां शादी समारोह में शामिल होने चौमू आए हैं। इस दौरान उन्होंने मुंह बोली बहन वंदना यादव को चुनरी ओढ़ाई और भात भरने की रस्म अदा की। उन्होंने वंदना यादव के पुत्र और पुत्री को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर सांसद अखिलेश यादव का स्वागत किया। जिस नाम से आओगे जरूरी नहीं उस नाम से वापस आ जाओ, क्योंकि उनका जो विकास है वो नाम बदलने वाला है। देश की सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है उत्तर प्रदेश में और वो लोकतंत्र बचाने की है। हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता एक बार लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ी होगी और दूसरे प्रदेशों में जब जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां के लोग मतदान करेंगे। खबर बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां देर रात एक शराब ठेके में बिना नंबर की कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूटपाट की। शराब ठेके के सेल्समैन को जान से मारने की धमकी देकर 40,000 नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। वहीं ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे, एलसीडी और सेल्समैन का मोबाइल भी लुटेरों ने लूट लिया। उधर सूचना के बाद छतरगढ़ थानाधिकारी जयकुमार बहादुर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा लुटेरों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। पुलिस लुटेरों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। यार बंदा 2:20 पर आया है, लूट मार करी है, मेरा मारी है थापांगी, तो लगा लियो है। 40,000 रुपया कैश वो ले गया, मेरा फोन ले गया, बैग ले गया, एलसीडी ले गया, कैमरा तोड़ दिया, कैमरा ले गया साथ। 4 आदमी है? 4 आदमी है। पिस्तौल भी साथ? पिस्तौल ही। गाड़ी से? गाड़ी ध्यान को नहीं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के द्वारा हाल ही में स्वतंत्रता को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। जोधपुर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष और शहर विधायक ने फिल्म अभिनेत्री द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में आज शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दी है। शहर विधायक मनीषा पवार ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि फिल्म अभिनेत्री ने कहा था कि असली आज़ादी तो 2014 में मिली, 1947 में तो केवल भीख में मिली थी। इससे उनकी भावना आहत हुई है, बल्कि ये सभी शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। विधायक कांग्रेस नेता मनीषा पवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जिस तरह पद्मश्री कंगना राणावत ने पिछले दिनों में भरे मंच से अपनी बात कही कि 2014 में हमें असली आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, ये उन शहीदों के लिए अपमानजनक शब्द है। हमारे संविधान पर यह आघात पहुंचाता है कि जिन हजारों बलिदानों ने हमें आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान ने अपने जीवन की आहुति देकर जो आज़ादी दिलाई, उस बात सूदखोर से परेशान इंसान की मांगती मृत्यु की। ब्याजखोर से परेशान एक परिवार ने आज अजमेर में पुलिस अधीक्षक से मिलकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवार सहित पीड़ित ओमदयाल ने न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने घर में शादी के चलते एक व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन अब उसके द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्याज देने के अलावा पीड़ित ने आरोपी युवक के घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लगवाया, लेकिन बावजूद इसके पैसों के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे वो काफ़ी दुखी हो गया है और उनके पास अब मृत्यु के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा, जिस कारण से उन्होंने आज अजमेर एसपी से न्याय की गुहार की है और इंसाफ मांगा है या फिर इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। ठीक है, तेरा ब्याज मिलूंगा और उस समय तो कह दिया था, लेकिन अब वो दबाव बनाया जा रहा है। और मैं से जो उसका घर बनाता भी नया नया, तो उसने कहा कि बोले मेरे को इलेक्ट्रिक सामान की दिलवा के दे, मेरी ज़रूरत है, नहीं तो पैसा दे। उसमें पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने उसके AC लगवाया, डीजल लगवाया, चिमनी लगवाया, जो कि आज की तारीख में उसके पास अभी लगा हुआ है। उसके बावजूद वो कह रहा है कि तेरे को 1,30,000 रुपये देना है और इन्वर्टर लगा के दे। तो उसके बिल वगैरह है? वो सब मेरे पास रखे हुए, सब बिल वगैरह सब मेरे पास पड़े हुए। और उसने मोटरसाइकिल और छीन ली थी जब मैंने ब्याज नहीं दिया था उसको, मोटरसाइकिल और छीन ली, अभी मोटर उसके कब्जे में है अभी तक। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जैसलमेर जिले में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की है। पंत ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को घर घर नल कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को इस मिशन का पूरा लाभ मिल सके। गौरतलब है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पंत इन दिनों जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना के संबंध में जलदाय और भूजल विभाग के अधिकारियों के साथ पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं। यहाँ की जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो जैसलमेर ज़िले का अगर देखें तो औसतन 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर हैं, और कुछ क्षेत्र जो है पाक बॉर्डर के पास शाहगढ़ बल्ज वगैरह का क्षेत्र है, वहाँ तो डेंसिटी जो है वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जहाँ भी इतनी कम पॉपुलेशन डेंसिटी हो, वहाँ पर पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। खबर जयपुर में होने वाले महामुकाबले की। 8 साल बाद होने वाले जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए टीमों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम के खिलाड़ी 2 दिन पहले ही पहुंच चुके हैं। कल से ही भारतीय खिलाड़ियों के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ। कल टीम के खिलाड़ियों में से ऋतुराज गायकवाड़, यजुवेंद्र चहल पहुंचे, जबकि आज भारतीय T20 टीम के नए कोच राहुल द्रविड़ भी सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए राहुल यहां से अपनी होटल की ओर रवाना हुए। चलिए अब दिखाते हैं आपको टॉप 10 वायरल। एक बिल्ली की कुत्ते से अनोखी दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में दोनों एक सोफे पर दूर दूर बैठे नजर आए। तभी बिल्ली उठी और कुत्ते के पास पहुंच गई। उसके पास जाकर वो बड़े मजे से उसकी पीठ पर सिर रखकर आराम फरमाने लगी। कुछ लड़कियों का ट्रेडमिल पर गरबा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में लड़कियां लहंगे पहनकर एक जिम के अंदर ट्रेडमिल पर थिरकती नजर आई। स्विट्जरलैंड में एक लड़के का अनोखे अंदाज में स्कीइंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये शख्स बिना स्कीबोर्ड के मदद लिए पहाड़ों पर स्कीइंग करता नजर आया। वो पहले स्कीबोर्ड पर दिखा, जिसे उसने एक एक कर उतारा और फिर बर्फ से ढके पहाड़ पर स्कीइंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर एक बच्ची का प्यारा सा वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप लिली की मां को 2 मेंढकों के साथ उसे सरप्राइज करते देख सकते हैं। छोटी बच्ची उन्हें पकड़ने के लिए उत्साहित है और उन्हें हाथ में लेकर किस भी कर रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मछली का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि मछली या अन्य मीट का रंग गुलाबी या लाल होता है, लेकिन वीडियो में ब्लू मीट वाली मछली देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें 2 एयर होस्टेस को फेमस पंजाबी गाने पर बेहद प्यारा डांस करते हुए देखा जा सकता है।
बिग बॉस फेम एक्ट्रेस आरती सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरती बॉलीवुड सॉन्ग पर थिरकती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर एक बच्ची का मोबाइल छीन रहा है। ये वीडियो इतना प्यारा लग रहा है कि लोग इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं। एक बेहद ही प्यारी बत्तख अपने अनोखे कारनामे की वजह से सुर्खियां बटोर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित मैराथन में लोगों के साथ एक बत्तख ने भी भाग लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में एक मुर्गी अपने चूजे के बजाय बिल्ली के 2 बच्चों की रखवाली करती दिख रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।